नमस्कार, सीधा रुख करेंगे मुंबई से प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां इस समय पुलिस मीडिया को संबोधित कर रही है। फहीम खान तो गिरफ्तार है, उसका हम लोग प्रोटेक्शन वारंट ले लेंगे। जांच कर सकती है, जांच कर सकती है कितने नामजद आरोपी हैं, टोटल कितने एफआईआर? 4 एफआईआर दाखिल हुए जिसमें 50 के ऊपर अभी तक आरोपी हैं, लेकिन और भी प्रोफाइल स्टडी करके वो आरोपी बढ़ाए जाएंगे। ये कुछ फंडिंग वगैरह की बात भी हुई है, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं चैट में आपको नजर आएगा? नहीं, फंडिंग के बारे में अभी नजर नहीं आया। इसकी एनआईए जांच कर सकती है इस प्रकार की? तो उसके ऊपर निर्णय देखिए वो केंद्र सरकार लेगी, एटीएस का निर्णय राज्य सरकार लेगी। हमारे पास जो है वो हम जो तपास कर रहे हैं उतनी जानकारी रहेगी। विश्व हिंदू परिषद का जो वीडियो था उसके समान ही वीडियो बना के इसने वायरल किया था फहीम खान ने। हाँ, उन्होंने किया था, उसने किया था और भी लोगों ने किया था। इसमें 2 प्रकार के लोग हैं, जो एक जो 27/25 है जिसमें वो जो वीडियो था उसको स्प्रेड करके उसको मॉडिफाई करके स्प्रेड किया गया था, वो 27/25 में। 30/25 में वो लोग हैं जिन्होंने वायलेंस वाली वीडियो को स्प्रेड करके और फर्दर वायलेंस फैलाने के लिए अपील किया था। ऐसे लोग 30/25 में लिए, जिन्होंने पुराना जो औरंगजेब वाला वीडियो था उसको स्प्रेड करके कहीं ना कहीं उन्होंने वायलेंस बढ़ाया। उसको हमने उस पर देशद्रोह का कलम नहीं लगाया, देशद्रोह वाला उसमें लगाया जिसमें वायलेंस वाले वीडियो को स्प्रेड करके और फर्दर वायलेंस करने के लिए अपील की थी, उसमें लगाया। पूरे मामले में मास्टरमाइंड कह सकते हैं, उसी ने इनिशिएट किया ये पूरा? नहीं, उसमें मास्टरमाइंड है कि नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उसमें वन ऑफ द मास्टरमाइंड बोल सकते हैं, लेकिन उसमें और भी है, इसमें तपास में अभी चालू है। ये क्या लगता है आपको, सेंट्रल एजेंसी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है क्योंकि पूरे देश भर के दिख रहा है इसमें इन्वॉल्वमेंट? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका डिसीजन लेगी। सर, फहीम खान के अलावा और कौन कौन से लोग हैं ऐसे जिन्होंने ग्रुप को इनवाइट किया या बुलाया? या देखिए, उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साइबर के क्राइम में यही डिफिकल्टी एक आती है कि जो एनोनिमस अकाउंट्स होते हैं, अलग अलग आईडी से होते हैं, इसकी सबकी जानकारी हमने मांगी है। जैसे ही जानकारी आएगी आज शाम तक या कल तक उन सबके नाम भी सामने आ जाएंगे। फहीम खान के सोशल मीडिया अकाउंट पे कुछ आक्षेपार्ह पोस्ट मिले हैं उसके अकाउंट में, आक्षेपार्ह पोस्ट मिले हैं, वायलेंस वाले पोस्ट मिले हैं, और ये उसमें जो पोस्ट मिले हैं उसकी वजह से ये घटना हुई है और क्या कहते हैं बड़ी है, ये इसमें कहा जा सकता है। छावा फिल्म के बाद इस तरीके के पोस्ट ज्यादा किए गए क्या, औरंगजेब को ग्लोरीफाई करने के, या जिस तरीके से सतन से जुड़ा जैसे उसको ग्लोरीफाई किया गया क्या उस फिल्म के बाद? नहीं, छावा मूवी से जुड़ा हुआ कोई भी हमारा एफआईआर में कंटेंट नहीं है। हमारा जो भी एफआईआर में कंटेंट है, पहला एफआईआर में कंटेंट है कि जो उस दिन प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट वाली वीडियो को जो कट करके जो वायरल किया गया और उसके बाद से जो वायलेंस हुआ, वो पहला हमारे इसमें है। और दूसरे में है जो वायलेंस हुआ, वायलेंस वाली वीडियो को स्प्रेड करके फर्दर वायलेंस हुआ, वो सेकंड वाले में है। तीसरे में है जो ऑफेंसिव कमेंट्स वगैरह किए गए इससे जुड़े हुए। चौथे में है जो वायलेंस को ग्लोरीफाई किया गया और फर्दर वायलेंस करने के लिए अपील किया गया। ऐसे प्रकार के 4 हमारे इसमें उस पार्टी के जो अध्यक्ष और दूसरे कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि फहीम सही था और उसको जानबूझकर अरेस्ट किया गया है, तो क्या उनके पार्टी के अलग अलग नेता कार्यकर्ता जो भी उससे जुड़े लोग थे उन सबको भी इन्वेस्टिगेशन या उनसे जुड़े जो अकाउंट्स हैं उन सबको वेरीफाई और देखिए, इसमें 2 प्रकार की चीजें। पहला तो ये फहीम खान जो एक्चुअल में जो वायलेंस हुआ है उसमें अरेस्ट है, और उसके बाद यहाँ पर जो है कि उसने जो कॉन्स्पिरेसी की है, जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले जिसकी वजह से लोग सब उससे जुड़ गए और बाहर आ गए, तो वो हमने जो प्राइमा फेसाई दिख रहा है कि ऐसा हुआ है। अब इसमें क्या है कि वो बाकी लोगों का क्या इन्वॉल्वमेंट है और जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो सही बोल रहे हैं, तो वो तो ऑफकोर्स उसको क्या कहते हैं डिफेंड करने वाले लोग रहेंगे ही। लेकिन यहाँ पर जो बेसिकली जो हमने मॉनिटर किया सोशल मीडिया में जो दिख रहा है, उसके हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन पहले टप्पे में फैलाई गई। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के बाद कुछ उसके वायलेंस के वीडियोस निकाले गए, उससे फर्दर वायलेंस बढ़ाया गया। और चौथा जो मैंने जैसा आपको बताया कि वायलेंस को ग्लोरीफाई किया गया, और वो जो चौथा वाला है उसमें बाहर के भी, नागपुर के बाहर के भी लोग हैं जिन्होंने वायलेंस को ग्लोरीफाई किया, और एक तरीके से उन्होंने ये कोशिश की कि ये फर्दर वायलेंस हो और स्टेट के खिलाफ में लोग इस तरीके से धारा जिस एफआईआर में लगी है उसमें क्या फहीम खान का नाम है? हाँ है, क्या उसके ट्विटर हैंडल का नाम है या उसके फेसबुक हैंडल का जिक्र है? उसको है, उनके सोशल मीडिया के हैंडल का जिक्र है। अभी तक की जांच में कोई टेरर एंगल आपको दिखता है? नहीं, टेरर एंगल का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये एंगल जरूर है कि जो वायलेंस जो हुआ है
उसको ग्लोरीफाई किया गया और उसको और फर्दर वायलेंस करने के लिए इंसाइट किया गया। और जिस तरीके से अगर पुलिस पर पथराव उस दिन हुआ था तो उस चीज को उन्होंने ग्लोरीफाई किया और उसको उन्होंने कहा कि ये सही हुआ और ये होना चाहिए इस तरीके से। पोलिसांच्या विरोधात भडकवण्यात आलं असे समोर आलंय का? असाही तर ते गुन्हा नंबर 30/25 तेच आहे ज्यामध्ये त्यांनी पोलिसांच्या विरोधात जे पोलीस आणि स्टेटच्या विरोधात जे व्हायलन्स केला होता त्यांनी ग्लोरीफाय केलाय आणि नंतर ग्लोरीफाय करून ते त्यांना अपील केलंय की ते परत झाला पाहिजे। टोटल अकाउंट्स कितने हैं जिसे आपने डिलीट करने के लिए कहा है? को डिलीट करने का है ते अराउंड 230 हाँ तो 230 के ऊपर हैं, लेकिन अभी एफआईआर में 50 के आसपास हमने उनको एक्यूज किया है क्योंकि उनका सबका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकाल के एफआईआर होती है, इसलिए अभी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट लेकर वो इसमें ऐड किए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में एफिडेविट दिया था किसी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र है, आरएसएस बीजेपी या किसी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र नहीं, अभी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र नहीं, अभी एफआईआर में केवल उनके जो हैंडल्स हैं उनका जिक्र है। हैंडल्स के थ्रू उसका इन्फॉर्मेशन निकलेगा, फिर उसके बाद इन्व्हेस्टिगेशन में पता चलेगा कि वो किससे कनेक्टेड है। मालेगावच्या राजकीय नेत्याच्या संपर्कात होता काही पुण्याला का तपासात? क्या चीज? फहीम खान मालेगावच्या एका राजकीय नेत्याच्या संपर्कात होता, तो ये हमारे इसमें अभी नहीं आया है। फहीम खान ने पोलिसांसमोर औरंगजेब जिंदाबादचे नारे लावले, तो व्हिडिओ तुम्ही पडताळणी केला का? त्याच्यामध्ये किती सांगितलं? नाही, ते जे व्हिडिओ आहे ते आता या एफआयआर मध्ये नाही आहे। फहीम शेखने एफिडेव्हिट दिलं होतं काही दिवसापूर्वी लोकसभा निवडणुकीमध्ये, त्याच्यामध्ये काही गुन्हे असे आहेत गोमांस तस्करी वगैरे इतर जे गुन्हे आहेत एफिडेव्हिट नुसार आणि पोलिसांच्या माहितीनुसार फहीम खान वरती किती असे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत ते आम्हाला आता माहिती नाही आहे, ते आम्ही हे करतो शोध करतो। सर कोणता सबस्टॅन्शियल एव्हिडन्स इन ऑल दिस एस्टॅब्लिश झालाय का? आणि काही गुन्हे बजरंग दल आणि बीएचपी ऍक्टिव्हिस्टच्या अगेन्स्ट पण आहे का? ते पण आहे ना यामध्ये, ते लोक पण आहे आणि ते सगळ्या जे आहे ते एस्टॅब्लिश आहे कारण ते डिजिटल एव्हिडन्स आहे, त्यांनी पोस्ट केलेला आहे, त्यांच्या अकाउंटवर पोस्ट केलेला आहे, ते स्ट्रॉंग एव्हिडन्स आहे सगळा। आता असं एस्टॅब्लिश करायचं आहे की ते त्यांचा मोबाईल कोण वापर करत होता आणि ते हॅक झाला होता की नाही झाला होता, पण ते आता जे एव्हिडन्स आहे ते पूर्णपणे सबस्टेन्शियल आहे। बजरंग दल आणि बीएचपीवर कोणते गुन्हे दाखल केलेले? नाही, जे व्हायलन्सचे व्हिडिओ आहे जे 28 नंबर आहे, 28 मध्ये ते व्हायलन्सचा व्हिडिओ आहे त्यांनी स्प्रेड केलेला आहे, त्यामुळे फर्दर ते व्हायलन्स जे झालेले आहेत दोघंही पक्षाचे लोक आलेले होते प्रोटेस्टमध्ये, म्हणजे दोघंही पक्षाचे लोक आंदोलनमध्ये आणि राईटमध्ये आलेले होते। काही लोकांनी पत्थरबाजी केली, व्हायलन्स केली, त्यांना आम्ही 30 मध्ये टाकलेला आहे, पण ज्यांनी फक्त प्रोटेस्ट केला आणि ज्या लोकांनी त्या प्रोटेस्टसाठी त्यांना अपील केली त्यांना पण आम्ही झालेला आहे, तर दोघंही पक्षाचे लोक यामध्ये आहेत। सर जो फहीम खान का अकाउंट है उसमें क्या देश के बाहर के लोग भी जुड़े हैं, उसके फॉलोअर्स हैं उसमें? ते आम्ही शोधतो आता काय आहे ते, आता व्हेरीफाय करायचं। फोन कम्प्युटर लॅपटॉप नाही, ते फहीम खानच्या तर जप्त केलेला आहे, तर ते आता लोहित मतानी जो डीसीपी जोन 1 नागपुर के हैं वो इस समय प्रेस को संबोधित कर रहे थे नागपुर हिंसा से जुड़े हुए, जहां उन्होंने बताया कि भड़काऊ पोस्ट को लेकर ये हिंसा कहीं ना कहीं भड़की है, हिंसा को ग्लोरीफाई किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि 4 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं जिसमें कई को हिरासत में लिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि तार बाई तार जो है इस मामले को लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है। खासकर एनआईए पे उन्होंने बोला कि ये उनका काम नहीं है, ये सरकार का काम है कि एनआईए इस पर जांच करे, लेकिन उनका ये कहना है कि फहीम खान को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो नागपुर हिंसा से जुड़े सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट को लेकर महाराष्ट्र की साइबर सेल इस समय काफ़ी एक्टिव है। साइबर सेल ने भड़काऊ पोस्ट शेयर करने वाले अकाउंट्स की पहचान की है। नागपुर शहर में हिंसा के बाद सरकार और पुलिस पूरी तरह से इस समय अलर्ट मोड पर है। नागपुर के पुलिस कमिश्नर के अनुसार फेक न्यूज के जरिए अफवाह फैलाने वालों पर साइबर सेल की कड़ी नजर बनी हुई है। साथ ही भूमिका के अनुरूप आरोपियों के खिलाफ मकोका और अन्य कठोर कानून लगाने का भी जिक्र किया गया है। तो अफवाह फैलाने वालों पर इस समय साइबर सेल का शिकंजा है और फेक न्यूज के जरिए जिस तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है इस पर साइबर सेल की कड़ी नज़र है। आरोपियों के खिलाफ मकोका और अन्य कठोर कानूनों के तहत जिस तरीके की धारा लगाई जा रही है और पृष्ठभूमि के अनुरूप आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होना संभव है।
तो नागपुर की स्थिति इस समय नियंत्रण में है, सामान्य है, लेकिन अफवाह फैलाने वालों यानी कि भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर इस समय साइबर सेल का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। नागपुर में दंगों के बाद आज 11 पुलिस थाने क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। दंगों के बाद पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कई कड़े उपाय किए हैं। दंगों को भड़काने के मुख्य आरोपी फहीम खान को कल रात शहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फहीम खान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और पुलिस को उम्मीद है कि उसकी गिरफ्तारी से दंगों के असल कारणों का खुलासा होगा। इसके अलावा पुलिस ने 1000 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। इन संदिग्धों के खिलाफ विभिन्न आरोपों की जांच की जा रही है। नागपुर हिंसा मामले में अब तक कुल 84 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल 650 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न 57 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये गिरफ्तारी दंगों के दौरान किए गए अपराधों, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हिंसा फैलाने के आरोप में की गई है। साइबर सेल पुलिस ने कुल 174 वीडियो डिलीट किए हैं जो दंगे भड़काने के उद्देश्य से पोस्ट किए गए थे। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि विश्व इस समय कई अनिश्चितताओं से गुजर रहा है, जिसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दुनिया इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रही है। 10वें भारत LAC कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि भारत फार्मास्यूटिकल्स और वैक्सीन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतरीन काम भी कर रहा है। Small cars to two-wheelers, from pharmaceuticals to smartphones, we can today really compete with the best of the world. There is a growing complementarity between our economies that the political leadership can help accelerate and consolidate. Our bilateral trade today has reached the annual range of about $35 to $40 billion annually. These numbers have a real potential of increasing if we make sustained efforts. Stronger cooperation between policymakers and business community will surely yield results. The investment story has also begun to take off in both directions. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि पूरी दुनिया में होने वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन का आधा भारत में होता है। नई दिल्ली में आयोजित DPI कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए विदेश सचिव ने कहा कि भारत में UPI के जरिए हर महीने 16 अरब ट्रांजैक्शन होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस डिजिटल परिवर्तन का काफी गहरा सामाजिक परिणाम सामने आया है। Every month, 16 billion transactions happen through UPI. More than half the electronic payment transactions across the world happen in India alone. The social outcomes that have been unleashed by this digital transformation are even more profound. We saw the benefits of digital public infrastructure in full flow, especially during COVID. Nearly $9.3 billion were deposited in the accounts of 420 million beneficiaries using the direct benefits transfer system. Taken together, Jan Dhan, Aadhaar and mobile are known in India as the JAM Trinity, and this represents the world's largest financial inclusion program. 19 countries have entered into agreements and understandings with India on the India Stack. यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आज सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच सुबह से मुठभेड़ जारी है। नक्सलियों की कोर इलाके में फोर्स घुसी हुई है। जवानों ने नक्सलियों के बड़े कैडर्स को घेर रखा है। इस दौरान 2 नक्सली ढेर हो गए हैं, वहीं एक जवान भी शहीद हो गया है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर स्थित
थुलथुली इलाके में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से एक जवान जख्मी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गंगालूर इलाके में बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद हैं और इसी के आधार पर दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर पुलिस ने संयुक्त अभियान शुरू किया। अभियान के दौरान माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। इलाके में तलाशी अभियान इस समय भी जारी है। और आइए अब बात कर लेते हैं शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पंजाब पुलिस की कड़ी कार्रवाई की, जो इस समय भी जारी है। करीब 1 साल से बंद पड़े शंभू अंबाला मार्ग से कंक्रीट के बैरिकेड को जेसीबी मशीनों की मदद से हटाया जा रहा है। पंजाब पुलिस ने किसानों के तंबुओं को उखाड़ने का काम शुरू कर दिया है। किसानों को यहां से हटा दिया गया है और पुलिस स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है। साथ ही इलाके में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। इसके अलावा खनौरी बॉर्डर पर किसी को भी किसानों के तंबुओं के पास जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। वहीं तंबुओं के आसपास भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। कुछ किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ खनौरी बॉर्डर से अपने अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। इस समय इलाके में तनाव बना हुआ है और पंजाब पुलिस स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित करने के प्रयास में जुटी हुई है। साथ ही किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए पुलिस की भारी तैनाती की गई है। बॉर्डर पर सुरक्षा के सभी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले देर शाम प्रमुख किसान नेताओं जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवंत सिंह पंधेर को हिरासत में ले लिया गया। इन्हें मोहाली में उस समय हिरासत में लिया गया जब वे चंडीगढ़ में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करने के बाद लौट रहे थे। खबर तमिलनाडु के कराईकल क्षेत्र की है, जहां 13 मछुआरे श्रीलंका की जेल से रिहा होकर चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे हैं। उनमें से एक को पैर में चोट लगी थी, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कराईकल फिशिंग बंदरगाह से 13 मछुआरों 26 फरवरी को कोडियाकराई के पास समुद्र में मछली पकड़ने के लिए एक ओरी नाव में गए थे। उस समय समुद्र में बहाव के कारण मछली पकड़ने वाला जाल सीमा पार कर 300 मीटर से अधिक दूर चला गया। इस दौरान गश्त पर आई श्रीलंका नौसेना ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बातचीत के बाद श्रीलंका की अदालत ने 12 तारीख को 13 मछुआरों को रिहा कर दिया। आज पारसी नववर्ष नवरोज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, नवरोज मुबारक। ये विशेष दिन सभी के लिए ढेर सारी खुशियां, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। आने वाला साल सफलता और प्रगति से भरा हो और सद्भाव के बंधन मजबूत हो। आने वाला साल के लिए शुभकामनाएं। मिजोरम को रेल मार्ग से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। सेरांग के नजदीक बन रहा रेल पुल बनकर तैयार हो चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि मिजोरम को जोड़ने वाला ये पुल बनकर तैयार हो चुका है। बात शेयर बाजार की कर लेते हैं। शेयर बाजार में लगातार चौथे कारोबारी दिन ग्रीन जोन में कारोबार की शुरुआत हुई है। मार्केट ओपन होने के साथ ही बीएसई सेंसेक्स ने 550 अंकों से ज्यादा की छलांग लगा दी और महज 15 मिनट के कारोबार के बाद ही 76,000 के पार निकल गया। तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी ग्रीन जोन में खुला और शुरुआती कारोबार में ही 150 अंक के उछाल के साथ कारोबार करता दिखा। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच आज शुरुआती कारोबार में आईटी और मीडिया सेक्टर में खरीदारी देखी गई। इस बीच सेंसेक्स पैक में जोमैटो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, M&M, इंडसइंड बैंक, HCL टेक, TCS, भारती एयरटेल और SBI टॉप गेनर्स थे, जबकि सन फार्मा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, L&T, बजाज फाइनेंस और अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप लूजर्स। यूपीआई को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को सरकार ने एक इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य वित्त वर्ष 2024-25 के लिए छोटे ट्रांजैक्शन वाले भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देना है। 1500 करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च वाले ये योजना छोटे व्यापारियों को लाभ पहुंचाएगी। योजना को लागू होने से छोटे व्यापारियों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के यूपीआई सर्विस तक पहुंच पाने में मदद मिलेगी। इस फैसले से डिजिटल फुटप्रिंट के माध्यम से सुविधा, सुरक्षा, त्वरित नकदी प्रवाह और बेहतर ऋण पहुंच होगी। बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आम जनता के लिए सहज भुगतान सुनिश्चित होगा।
और आज विश्व गौरैया दिवस है। एक वक्त हुआ करता था जब सुबह की पहली किरण के साथ ही नन्ही गौरैया आंगन में फुदकने के साथ ही अपनी चहचहाट से पूरे घर को गुलजार करती थी। आंगन में फुदक फुदक कर दाना चुनना और कोई आहट होने पर फुर से उड़ जाना बच्चों के लिए किसी कौतूहल से कम नहीं होता था। लेकिन वक्त बदला और आज नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहने वाली गौरैया आज विलुप्त होने के कगार पर है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण इस छोटी सी चिड़िया को बचाने के लिए हर साल यानी कि आज का दिन 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाना पड़ रहा है। गौरैया जो अपने छोटे आकार और चहचहाने वाली आवाज के लिए जानी जाती है, जो कभी हमारे आंगनों, छतों और खिड़कियों पर फुदकती चहकती नजर आती थी, आज विलुप्त होने के कगार पर है। मनुष्यों के आसपास रहने की वजह से सामाजिक पक्षी कही जाने वाली गौरैया आज समाज से ही दूर होती जा रही है। गौरैया की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। बढ़ते शहरीकरण, मोबाइल टावरों के रेडिएशन और कंक्रीट के जंगलों के फैलाव के साथ ही प्रदूषण और कृषि पद्धतियों में बदलाव ने इसका घर छीन लिया है। इसके कारण गौरैया की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। एक आकलन के मुताबिक दुनिया भर में गौरैया की संख्या करीब 1.6 अरब है। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने गौरैया की घटती आबादी को देखते हुए 2002 में इसे लुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल कर दिया। वहीं भारत सरकार ने इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में शामिल किया है। इसके तहत गौरैया का शिकार करना और कहीं ले जाना सख्त मना है। गौरैया से विश्व को प्रथम परिचय 1851 में अमेरिका के ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ने कराया था। गौरैया पर गहराते संकट से चिंतित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इसे जैव विविधता के लिए अहम बताते हुए इसके संरक्षण के लिए लोगों से अपील की। हमारे आसपास बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने में गौरैया का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन आज शहरों में बड़ी मुश्किल से गौरैया दिखती है। बढ़ते शहरीकरण की वजह से गौरैया हमसे दूर चली गई है। आज की पीढ़ी के ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने गौरैया को सिर्फ तस्वीरों या वीडियो में देखा है। ऐसे बच्चों के जीवन में इस प्यारी पक्षी की वापसी के लिए कुछ अनोखे प्रयास हो रहे हैं। गौरैया की कम होती संख्या को देखते हुए 2010 से 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाने की शुरुआत हुई। सालों से गौरैया संरक्षण मुहिम से जुड़े और गौरैया संरक्षण पर 3 पुस्तकें लिख चुके गौरैयाविद पटना के संजय कुमार ने जागरूकता अभियान चलाकर इस मुहिम से सैकड़ों लोगों को जोड़ा है। हमारी नन्ही दोस्त गौरैया विलुप्ति की ओर बढ़ चली है। उसकी घर वापसी की पहल हमें ही करनी होगी और ये जन भागीदारी से होगी। स्पैरोमैन के नाम से मशहूर गुजरात के जगत किनखाबवाला जहां गत्ते के घोंसले बनाकर गौरैया की घर वापसी में लगे हैं, वहीं नरेंद्र फालूदी प्लाई और मिट्टी के घोंसले गांव-गांव में लगाकर गौरैया को आवासीय संकट से उबार रहे हैं। गौरैया पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बीजों के फैलाव और कीट नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विश्व गौरैया दिवस जैसी पहल शुरू होने के बाद लोगों में भी गौरैया संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ी है। हालांकि इस सामाजिक चिड़िया को बचाने के लिए अभी भी काफी कुछ करने की जरूरत है। गौरैया संरक्षण मुहिम से एक आशा जगी है और इस प्यारी चिड़िया से हम यही कहेंगे, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आना रे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। आइए अब खेल से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। BCCI ने दुबई में इस महीने ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 58 करोड़ रुपए नकद पुरस्कार का ऐलान किया। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती। ये पुरस्कार खिलाड़ियों, कोचिंग और सहयोगी स्टाफ और अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति को मिलेगा। बोर्ड ने अपने बयान में यह नहीं बताया कि किसे कितना पुरस्कार मिलेगा। BCCI अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने एक बयान में ये कहा कि लगातार 2 ICC खिताब जीतना खास है और ये पुरस्कार विश्व स्तर पर टीम इंडिया की प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता के लिए है।
बिहार में आज अंतर्राष्ट्रीय सेपक टाकरा विश्व कप 2025 की शुरुआत होने वाली है। सेपक टाकरा विश्व कप में भारत, मलेशिया, थाईलैंड, जापान, ब्राजील, अमेरिका, ईरान, इटली, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर समेत 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 25 मार्च तक चलने वाले इस आयोजन का आज शाम उद्घाटन करने वाले हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने बताया है कि ये पहली बार है जब बिहार सेपक विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। आयोजन के दौरान पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडोर स्टेडियम में 150 मैच खेले जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार खेलों का हब बनने की ओर अग्रसर है और यह आयोजन इस बात का प्रमाण है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।